So hello everyone, welcome back to my channel. My name is Nancy. I am a third year MBBS student in GGMC मुंबई और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के बारे में। देखो, पहली बात तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता देती हूँ आपको कि जो भी फिजिक्स कर लेता है वो बायो कर लेता है, पर जो बायो कर लेता है जरूरी नहीं है कि वो फिजिक्स कर पाए। समझ में आई? और तुम्हें जो मेरा सवाल ये है कि तुम्हें कितना स्कोर लेके आना है इस बार फिजिक्स में? 150 प्लस, 160, 170, 180 का टारगेट अपन लेके चलेंगे, जो कि अनरियलिस्टिक नहीं है, जो कि लोगों के आते हैं। पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, मतलब ये को बहुत ज्यादा बड़ा गोल हो जाएगा। सब कुछ नॉर्मल है। तुम ये मान के चलो जो तुम्हारे साथ हो रहा है ना वो सबके साथ में हो रहा है। कोई तुर्रम खा नहीं है, और जो है वो यहाँ पे आके बिल्कुल नॉर्मल हो चुके हैं, इतनी गलतियां वो भी कर चुके हैं। तो इसीलिए जब गोल सेट करने की बारी आती है तो अपन गोल सेट करेंगे 180 का। अपने 180 टारगेट लेके चलेंगे। तो अब बहुत ही रियलिस्टिक जो प्लान है अपन उसको ये बोल सकते हैं कि कैसे आप 100, 120, 130, 150 से 170, 180 तक जा सकते हैं। तो पहली सबसे बड़ी चीज है चीजों को कंसाइज करना। ठीक है, मैं डायरेक्टली टू द पॉइंट। ये पहले बुक चलती थी एक, ठीक है, ये मैंने मेरे एक भैया थे उनसे ली थी, फिजिक्स की हैंडबुक। ठीक है, तो इसका क्या सीन है, ये एक शॉर्ट नोट्स टाइप की किताब है, मतलब हर चैप्टर मैक्सिमम 2 या 3 पेज में इसमें पूरा रैप अप किया हुआ है। तो मेन मेन चीजें जो पढ़ने में आती है वो ये है कि अगर मान लो तुम कोई चैप्टर जो है वो नया शुरू कर रहे हो, इन केस, पहली चीज उठाओगे कॉपी। कॉपी उठा के पेज पलट के याद करने की कोशिश करोगे कि मैंने क्या क्या पढ़ा था। बिकॉज तुमने सबसे पहले उस चीज को कहाँ पे पढ़ा है, क्लास के अंदर पढ़ा है, तुम्हारे टीचर से पढ़ा है, और वो सबसे ज्यादा आपके दिमाग पे छाप छोड़ के जाता है, मतलब आपको सबसे ज्यादा वो चीज याद है। अब अगर तुम बिल्कुल ब्लैंक हो, बिल्कुल मुझे याद ही नहीं है हुआ कब था, मेरे तो निकल चुका है, होता है यार, अगर तुमने 11th का कोई टॉपिक 1.5 साल पहले पढ़ा है तो तुम्हें कैसे याद होगा? तुम उस कॉपी को त्याग दो। अब तुम आओ यूट्यूब पे। यूट्यूब पे उसका लेक्चर खोलो, 1.5x, 1.25x, जो भी तुम्हारी श्रद्धा अनुसार है उसको पूरा रगड़ के देख लो। अब तुम उठाओ कॉपी को, तुम्हें कॉपी थोड़ी थोड़ी समझ में आने लग जाएगी। कॉपी के एग्जाम्पल्स देखो, वो सॉल्व करो। कॉपी सॉल्व करने के बाद में तुम्हें खोलनी है एनसीईआरटी, क्योंकि हमारा पेपर कहाँ से आने वाला है, एनसीईआरटी से आने वाला है। तो अपन एनसीईआरटी खोल के उस चीज को देख लेंगे। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं आजकल वो भी डायरेक्टली आने लग गए हैं, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर गलती से भी मिस मत कर देना, ठीक है? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पक्का देख के जानी है अपन को। एचसीवी एक मौके हो सकता है छूट जाए इस टाइम पे, पर एग्जाम्पलर के क्वेश्चन देख के जाना, क्या पता डिट्टो ही आ जाए, हो सकता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चन, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स जो अंदर है एनसीईआरटी के, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और जो पॉइंट्स टू पॉन्डर होते हैं नीले में। ठीक है, ये 4 चीजें एनसीईआरटी में से अपने को करनी है कॉपी करने के बाद में। अभी क्या सीन है, ये सब अपने कर क्यों रहे हैं, ये तो देखो चलो ठीक है, एक बैकअप लेके चल रहे हैं कि भाई सिलेबस तो कवर करना ही है, बट मेनली हमें क्या करना है, पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मेनली 2017-18 के बाद वाले। ठीक है, बाकी तुम्हारी श्रद्धा अनुसार तुम चाहे 2010 के बाद वाले सारे कर लो, बट मेनली जो है 2017-18, क्योंकि 19 से पैटर्न शुरू हुआ था। ठीक है, तो 19, 20, 21, 22, 23 के सारे तुम्हें करने हैं, 2024 का इंक्लूडिंग। तो कुल मिला के यही है यार, इसके अलावा कोई ज्यादा खास चीज तो है नहीं। कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना है अपने को, जितने भी हैं ये। यूनिट्स एंड मेजरमेंट से शुरू हो जाओ, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट से करना है, वेक्टर्स भी रिवाइज करने हैं, जितने भी पीवाईक्यूज हैं वो देख लो और उससे वो टॉपिक कर लो। ठीक है, अगर तुम अभी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, अगर कोई बिल्कुल ही ऐसा है कि उसने, मतलब होता है कई बार अपन ने यूनिट एंड डायमेंशन को इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया होता है, तो तुम शुरू कैसे करोगे, तुम उल्टा शुरू कर दो, उल्टा जाना। तुम पहले पीवाईक्यूज देख रहे हो, उसमें तुम्हें समझ में आ गया कि इस टॉपिक को इतनी इतनी वेटेज इन्होंने दे रखी है ऑलरेडी, तो तुम उस टॉपिक को तुम भी उतनी वेटेज दो, पर करने सारे हैं। ये बात खास बात है नीट की कि तुम्हें हर चैप्टर का क्वेश्चन मिलेगा। तुम सोचो मैं तो फ्लूइड्स छोड़ जाऊं, है ना? ऐसा नहीं कर सकते अपन, कोई भी चैप्टर छोड़ के नहीं जा सकते। और मैं सच बता रही हूँ, ये जो चैप्टर्स है ना, सरफेस टेंशन, हाइड्रोडायनेमिक्स, विस्कोसिटी, ये सब टॉपिक्स ऐसे हैं जो, इलास्टिसिटी, ये हमें याद कब रहते हैं, जब ये पढ़ाए जाते हैं। उसके बाद में कोई इसको प्रैक्टिस करता है, नहीं करता। किसी को याद रहते हैं, नहीं रहते हैं। तुम उस चीज का एडवांटेज लो, है ना? वो तुम्हारा एक एडवांटेज है कि बाकी सब लोग भूल गए हैं बट तुम्हें तो अभी मैं तुम्हें जो बोलना चाह रही हूँ वो ये है, चाहे तुम फर्स्ट ईयर ड्रॉपर हो, सेकंड टाइम ड्रॉपर हो, थर्ड टाइम ड्रॉपर हो, चाहे तुम विद 12th स्टूडेंट हो, अब तुम्हारी जो कला है वो अलग अलग, मतलब डिपेंड करता है तुम कितने बड़े कलाकार हो, कि तुम कितने पेज के अंदर उस पूरी चीज को समेट सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं तुम्हें आज थोड़ा सा बताने वाली हूँ ग्रेविटेशन के बारे में। ठीक है, अपन इस बुक में से ग्रेविटेशन चूज करते हैं, बिकॉज ग्रेविटेशन एक ऐसा चैप्टर है जो मेरे को ऐसा लगता था भाई बहुत ही डिफिकल्ट है, मतलब बहुत ही डिफिकल्ट है। और मजे की बात ये थी कि हमारे सर ने एक चीज बोली थी कि जो ग्रेविटेशन है ना, उसके बिल्कुल सेम टू सेम है इलेक्ट्रोस्टैट्स। ग्रेविटेशन में जो काम मास करता है वहां पे चार्ज चला जाता है। तो इतने सारे फॉर्मूले ना, साला ऐसा लगता है इतना बड़ा चैप्टर है, पर कभी कभी लगता है भाई बहुत छोटा चैप्टर है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, है ना? एक तो चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी
इलेक्ट्रिसिटी, साला खत्म ही नहीं हो रहा। लेकिन ये बहुत ही कंसाइज सा चैप्टर है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, इसमें जो लिमिटेड फॉर्मूले हैं वो तो तुम्हें पढ़ने पड़ेंगे। अब सबसे पहला तो क्या है, बिल्कुल बेसिक सा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस, ये फॉर्मूला आ गया, F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। मैं तुम्हें तरीका बता रही हूँ, शॉर्ट नोट्स अपन ने कैसे बनाने हैं, और मतलब सीरियस होके। अभी दो चीजें, ग्रेविटेशनल फील्ड, दो चीजों की वजह से, एक स्फेरिकल शेल की वजह से, एक सॉलिड स्फेयर की वजह से। स्फेरिकल शेल के दो ही फॉर्मूले रहेंगे क्योंकि इनसाइड द शेल तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और सॉलिड स्फेयर में तीन फॉर्मूले आएंगे क्योंकि उसके अंदर तो स्फेयर के अंदर का भी फर्क पड़ता है, वो जीएम स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल आर का क्यूब। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला आ जाएगा, उसके अंदर मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ डालेंगे तो जी का जो कन्वेंशनल फॉर्मूला है वो अपने पास में आ जाएगा। ठीक है, अभी इसकी तीन वेरिएशन आ जाएंगी, हाइट की वजह से, डेप्थ की वजह से, और जो रोटेशन हो रहा है उसकी वजह से। ठीक है, तो ये फॉर्मूले जो हैं वो हमें रटे हुए होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम वहां पे सोच रहे हैं, मुझे ऑन टिप्स होना चाहिए कि अगर हाइट का फॉर्मूला आ रहा है तो जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीएम अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर। और ये मैं पीवाईक्यूज में इतना अप्लाई कर चुकी होनी चाहिए हूँ फाइनल पेपर तक कि मैं वहां पे कैलकुलेशन नहीं कर रही, मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया ये किस टाइप का क्वेश्चन है ना। कन्वर्जन फैक्टर, ये सब कुछ ये अपन को अभी करना है, और फॉर्मूला तो तुम्हारा मतलब बिल्कुल बाय हर्ट याद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहां पे फॉर्मूला याद कर रहे हैं कौन सा था। उसके बाद में डेप्थ वाला जो भी फॉर्मूला है, जीएम ब्रैकेट में आर माइनस डी अपॉन में कैपिटल आर का। अगर तुम एक लेवल ऊपर जाना चाहते हो तो जो हाइट वाला फॉर्मूला है उसमें अगर हाइट रेडियस से बहुत ही छोटी है, मतलब रेडियस शायद 6400 किलोमीटर कुछ है, और अगर हाइट ये मेजरली का 32 किलोमीटर या 64 किलोमीटर इस टाइप की हाइट आ गई, तो फॉर्मूले को कंसाइज कर दिया कैसा, कि g एट एनी हाइट इज इक्वल्स टू g एट सरफेस ब्रैकेट में 1 माइनस टू एच अपॉन में r। ठीक है, तो तुम्हारे ये मॉड्यूल में दिया होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये यहाँ पे कुछ फॉर्मूला, ठीक है, नजर आ रहा होगा। तो अभी क्या रहेगा कि जो डेप्थ वाला फॉर्मूला है, अगर आपको डेप्थ करना है तो आप जीएस अब ब्रैकेट में 1 माइनस डी अपॉन आर। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इन फॉर्मूले से होते हैं। अगर आपको हाइट मान लो दे दी 32 किलोमीटर या 64 किलोमीटर, तो आप उसको 6400 से थोड़ी ना कंपेयर करते बैठोगे। तो ये फॉर्मुलेज भी आपको आने चाहिए, क्योंकि टेस्ट के अंदर ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, और हो सकता है नीट में भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाए। तो इसके बाद में जो रोटेशन वाला है वो आप देख लेना, ठीक है, कॉस स्क्वायर लैम्डा का एक फॉर्मूला है। अब बात आती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की। पहली बात, सार्वजनिक रूल, हमेशा पोटेंशियल नेगेटिव होता है। अब क्लास में ऐसा कुछ बताते हैं, वो धुंधला धुंधला से याद है, ऐसा बोलते हैं कि इन्फिनिटी से उस पार्टिकल को यहाँ तक लेकर आए हैं तो जो वर्क डन होता है वो नेगेटिव होता है, इस टाइप में कुछ कुछ एक्सप्लेनेशन देते हैं। बट ये रूल है भाई, पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव में होता है। ठीक है, पोटेंशियल के फॉर्मूले में ही नेगेटिव है। तो सीधी सी बात है, अगर तुम उस एग्जाम में बैठे हो, चार ऑप्शन हैं, ठीक है, तुमने आंसर निकाल दिया और तुमने जोश जोश में आके पॉजिटिव वाला आंसर टिक कर दिया, तो काम क्या हो जाएगा भैया, वहीं पे ही सब कुछ सलट जाएगा। ठीक है, तुम माइनस उसमें आ गए हो, -5 में आ गए हो, खत्म हो गया खेल उसी वक्त। ठीक है, तो इसीलिए पहले जोश जोश में आंसर नहीं निकालना, पहले दिमाग लगाना है कि पोटेंशियल पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले क्रॉस मार दो। अगर पता लग गया है, समझ में आ गया कि मेरे में तो आईक्यू नहीं है, ये भी सेल्फ अवेयर होना भी बहुत बड़ा गुण होता है, तुम्हें पता है। अगर तुम सेल्फ अवेयर हो ना कि हम तो हैं बैल बुद्धि, तो तुम पहले ही जाकर के अगर पॉजिटिव वाले ऑप्शन को क्रॉस कर रहे हो, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट। तो अपन क्या कहते हैं, माइनस में रखेंगे इसको। तो अब दोनों चीजें वो सेम टू सेम, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक ड्यू टू स्फेरिकल शेल और दूसरा ड्यू टू सॉलिड स्फेयर। अब शेल की वजह से दो फॉर्मूले हो जाएंगे, एक आउटसाइड में और इनसाइड और ऑन द सरफेस का फॉर्मूला सेम रहेगा स्फेरिकल शेल के केस में। सॉलिड स्फेयर में तीन फॉर्मूले आ जाएंगे। अब तीसरा फॉर्मूला इतना भयंकर भाई साहब, इनसाइड द स्फेयर का फॉर्मूला, माइनस जीएम ब्रैकेट में 3 कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर अपॉन में 2 कैपिटल आर का क्यूब। अब पहली बार पढ़ने वाले को तो लगेगा कि छोड़ देते हैं, ये बस का नहीं है, बट जब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम्हें दिखेगा कि एग्जामिनर डेटा ही ऐसा दे रहा है कि जो स्मॉल आर है वो कहीं ना कहीं रिलेटेड ही है कैपिटल आर के। तो बहुत ही इजीली वो चीजें तुम्हारी हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और तुम्हें कैलकुलेट भी करना आ जाएगा कि कहीं अगर स्मॉल आर बहुत ही ज्यादा छोटा है तो तुम उस चीज को इग्नोर भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कैपिटल आर की वैल्यू 6400 है और स्मॉल आर सिर्फ 32 किलोमीटर है, तो तुम उसको इग्नोर कर सकते हो, है ना। तो इसीलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस केस के अंदर। अभी फिर फॉर्मूला आ जाएगा पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ थिन रिंग एट अ डिस्टेंस x। ये डिट्टो फॉर्मूला अपने इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी पढ़ते हैं, चार्ज के केस में। उसके बाद में क्या आ जाएगा, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा। अब ये पूरा झोल जो है ना, पढ़ना पड़ेगा अच्छे से बैठ के। √2 gm अपॉन में आर। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट का अलग फॉर्मूला है। नियर बाय सैटेलाइट क्या है आएगी, एस्केप वेलोसिटी अपॉन में √2 रहेगा। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट का अलग फॉर्मूला है। बेसिक्स भी आने चाहिए, डायरेक्टली ऐसा नहीं तुमने तो रट्टा मार रखा है 2πr⁵2 अपॉन में √gm, नहीं, तुम बेसिक से उठो भाई। टाइम पीरियड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस क्या होगा उस सर्कल का पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या 2πr। अब उसमें v की वैल्यू डाली है इन्होंने, ठीक है, वेलोसिटी की वैल्यू डाल के और ऐसा ऐसा करके निकाल दिया। अब एनर्जी पे बात आती है। एनर्जी
4 टाइप की। पहले पोटेंशियल, काइनेटिक और मैकेनिकल निकाल लेते हैं। पहले पोटेंशियल काइनेटिक निकाल लेते हैं, दोनों का सम करके मैकेनिकल एनर्जी आ जाएगी, और जो मैकेनिकल आएगी उसको अगर नेगेटिव कर देंगे तो बाइंडिंग एनर्जी बन जाएगी। बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन क्या है वो आपके सर ने बहुत ही अच्छे से फुल फील के साथ कॉपी में लिखवाई हुई होगी, तो आप कृपया कॉपी रेफर करें उस चीज के लिए, है ना, क्योंकि अपन को कॉपी छोड़ के नहीं जानी है। केपलर के जो तीनों लॉ हैं वो हो जाएगा। सेकंड लॉ को शायद ये मोमेंटम कन्वर्जेशन लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। और थर्ड लॉ का पूरा टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। फिर आ जाते हैं कुछ कुछ की पॉइंट्स जो कि पढ़ने हैं तुम्हें एनसीईआरटी से। तो इसीलिए हर चैप्टर का मतलब एक एडवांटेज लो यार कि सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास से इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं, आज तक जितने भी क्वेश्चंस आए बिल्कुल बेसिक और इजी क्वेश्चंस, और तुम्हें पता नहीं है पर हड़बड़ी में वही क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, सच में गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो वर्क एनर्जी पावर बिल्कुल बेसिक, सर्कुलर मोशंस कॉपी से तुम्हें करना पड़ेगा। एनएलएम के सर ने बहुत क्वेश्चंस कराए होंगे, काइनेमेटिक्स के बहुत क्वेश्चंस कराए होंगे, ये तुम्हें फिर भी आ रहे होंगे, बट यार ये भी तो इंपॉर्टेंट है, थर्मल फिजिक्स भी तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेव थ्योरी, डोपलर्स, इन सब की जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सकते हैं ना, पीवाईक्यू से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तुम। वेव ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैट्स, कैपेसिटर। कैपेसिटर के तो मतलब कैपेसिटर एक बहुत ही छोटा येट इतना अर्निंग टॉपिक है ना, ऐसा टॉपिक है कि तुम्हें क्या करना है, उसका बस एक रिवीजन देना है, और ये तो इतना छोटा है कि तुम इसके शॉर्ट नोट्स बनाने बैठोगे ना तो एक पेज पे कैपेसिटर के सारे शॉर्ट नोट्स पूरे हो जाएंगे। और अगर तुम्हें इसका रिवीजन करना है और तुम्हें कॉपी से समझ नहीं आ रहा है, भाई इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस है ना यूट्यूब पे कैपेसिटर के, लिटरली बहुत ही बढ़िया वीडियोस है। मतलब मैं एक चीज तुम्हें सजेस्ट करूंगी कि अपना मेन मोटो इस टाइम पे क्या है, अपना टाइम बचाना। क्योंकि बहुत चीजें यार देखो, हर चीज ऐसा नहीं होता कि एफिशिएंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, नहीं ऐसा नहीं होता है। कई चीजें जब आप ये मतलब एक टाइम लिमिट बना के चलते हो ना कि मुझे ये काम इतनी देर में ही करना है, तो एफिशिएंसी कई बार ज्यादा भी आती है। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि तुम जिस काम को जितना कम ब्रेक्स लेके करोगे ना और जल्दी कर लोगे, उतना ज्यादा तुम एफिशिएंट हो जाओगे। तुम ये सोचो कि मुझे एक तुमने टारगेट बनाया कि यार मेरे को ना ये वाला पूरा टॉपिक जो है ना वो एक दिन में करना है, तुमने ये टारगेट बनाया, तो वो 1.5 या 2 दिन में कंप्लीट होगा तुमसे। लेकिन अगर तुमने ये बनाया कि मेरे को तो 2 घंटे में इसको निपटाना है कैसे भी करके, तो तुमसे 6 घंटे में वो हो जाएगा। तो इसी तरीके से इस चीज को मतलब यार हर तुम्हें करना है, मतलब कुल मिला के। जैसे अपन रे ऑप्टिक्स है, रे ऑप्टिक्स सही में बहुत ही लंबा टॉपिक है भाई। रे ऑप्टिक्स पढ़ने बैठते हैं ना जान निकल जाती है, साला कहाँ से शुरू हुआ होता है और लास्ट के अंदर आते आते माइक्रोस्कोप आते आते तो मर जाता है आदमी। और क्वेश्चन कहाँ से आता है, वहीं से। माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, वो कौन सा होता है, 2 टाइप के माइक्रोस्कोप रहते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि अपन को मरना नहीं है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है। वीडियो वगैरह जो भी यूट्यूब पे देखनी है तुम लोग देखो, बट एट द एंड तुम्हें उस सारी चीज को कंसाइज करना है। अपन को क्या करना है, अपन को देना है टेस्ट, अपने को देना है मॉक टेस्ट, ठीक है। मॉक टेस्ट देने हैं, टाइम लिमिट में रह के देने हैं, और हर एक देना है, कोई मिस नहीं करना, ठीक है। और जो भी लोग कोटा में रह रहे हैं उनके लिए खास, पड़ोस में टेस्ट देने के बाद में वो आसपास स्टेशनरी शॉप्स रहती हैं, उन पे जाओ, उनसे लो मेजर्स। पिछले साल के जो मेजर्स रहते हैं अचीवर बैच के, ठीक है, अचीवर या अल्फा अचीवर बैच के मेजर टेस्ट तुम्हें वहां से उठाने हैं। कुछ कुछ बहुत ही गंदे होते हैं, ठीक है। मतलब फुल सिलेबस लेना, ऐसा हाफ सिलेबस लेने का तुम्हारी मर्जी पे डिपेंड करता है। चाहो तो वो 6 पेपर का सेट रहता है ना, 1 2 3 4 5 6, फिर 1+2, 3+4, 5+6, और उसके बाद में 1 2 3 कंबाइंड और 4 5 6 कंबाइंड। तो मतलब तुम्हारी मर्जी है, तुम सारा लेना चाहो सारे भी ले सकते हो, ट्राई कर सकते हो, बट तुम्हें करना है ये अपने को। तुम्हारे बैच के जितने भी टेस्ट हो रहे हैं ना, तुम्हें सारे टेस्ट देना है। एसआरजी वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना है, मैं दोबारा कह रही हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम सेम नीट का पेपर आएगा, बहुत इजी पेपर आएगा। अगर तुम्हारे बेसिक्स क्लियर हैं तो वो हो जाएगा। शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर दो। फिजिक्स में 170 कोई बिग डील नहीं है, बस पीवाईक्यूज तुम्हारे चार्टे होने चाहिए। जैसे ही क्वेश्चन आ गया तुम्हारे एंटीना खड़े हो जाने चाहिए, तुम्हें सोचना नहीं है। तुम वहां पे एक बच्चा होगा जो ग्रेविटेशन का मान लो कोई फॉर्मूला आ गया, वो उस फॉर्मूले को याद कर रहा है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट पूछ लिया तो वो बच्चा क्या याद कर रहा है, यार जीएम अपॉन में क्या था, √r² + h² था कि क्या था। तुम्हारे क्लियर है कॉन्सेप्ट, तुम्हें तो इतनी बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया ना कि रट गया फॉर्मूला। तो उस टाइप की तैयारी होनी चाहिए भैया, तब जो है वो रैंक निकलती है धुरंधर। 15,000 से ऊपर की रैंक आ गई ना कुछ नहीं बचना। मैं तो 10,000 बोल रही हूँ, 10,000 से ऊपर अगर तुम्हारी रैंक आ गई ना बहुत दिक्कत हो जाएगी। 10,000 के नीचे नीचे कोई भी रैंक है ना, जो मर्जी कॉलेज चाहोगे वो मिलेगा। इसी के साथ ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर सच वीडियोस, और ऑल द बेस्ट। बहुत ही हार्डवर्क की जरूरत है, ठीक है, और वही करने से सब कुछ होगा। सो डोंट पैनिक एंड जस्ट वर्क हार्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू सून।